अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। महिलाएं अगर कुछ कर गुजरने का ठान लें तो वो अपने कदम को पीछे की तरफ नहीं खींचती और अपनी मेहनत के दम पर सफलता हासिल कर लेती हैं। अब ऐसी ही एक शख्सियत है मुंबई की चीनू काला, जिन्होंने अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर 300 रुपये से किया करोड़ों तक का सफ़र। और महज 15 साल की उम्र में चीनू काला ने अपने घर को छोड़ दिया था, जिसके बाद वो मुंबई की सड़क पर आ गई थी और उस वक्त उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था। लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और लगन से चीनू काला ने फैशन ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा डिमांड को देखते हुए बिजनेस का इरादा बनाया और फिर अपनी नौकरी की पूरी कमाई उन्होंने रूपैंस फैशन एक्सेसरीज बिजनेस को शुरू करने में लगा दी। तो आज हम चीनू काला से जानेंगे कि कैसा रहा उनका सफ़र और ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आए हैं, बिज़नेस को कैसे एक नए मुकाम तक उन्होंने पहुंचाया, कितना कठिन है हालांकि यहाँ पर महिलाओं के लिए किसी भी तरह के व्यवसाय में अपनी पहचान बनाना। चीनू, बहुत बहुत स्वागत है आपका वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, जहाँ पर देश की कामयाब बेटी के तहत हम आज आपकी कहानी दर्शकों को दिखा रहे हैं, उन महिलाओं को दिखा रहे हैं जो आपके इस सफ़र से सीखें और आगे बढ़ने की हिम्मत अपने अंदर लेकर आए। 15 साल की उम्र में आपने अपना घर छोड़ दिया था और उसके बाद आपका बड़ा कठिन दौर गुजरा। चीनू, उस दौर के बारे में बताएं। लेकिन सबसे पहले घर छोड़ने की वजह क्या थी 15 साल की उम्र में चीनू? नमस्ते। वेरी हैप्पी यहाँ होने पर इतना। वो जो सफ़र शुरू हुआ था वो शुरू तो घर की प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ था। एंड बहुत ज़िद्दी थी मैं, और घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी बिकॉज़ मैं एक ब्रोकन फैमिली को बिलॉन्ग करती हूँ। तो मॉम डैड अलग रहते थे, मैं अपनी स्टेप मदर के साथ रहती थी। एंड उसमें इतनी प्रॉब्लम्स होती थी कि मैंने बस एक बार डैड से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और मैंने कहा कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है। और प्लस डैड भी इतना गुस्सा थे कि उन्होंने बोल दिया तुम घर छोड़ के निकल जाओ। और एक 15 साल की लड़की जब ज़िद्दी तो यंगस्टर्स होते ही हैं। तो मैं भी बस उसी ज़िद से मैंने अपना एक बैग उठाया जिसमें मेरे पास 300 रुपए कुछ थे अपने, और एक बैग में बस 2 जोड़ी कपड़े थे। वो लेकर मैं बस निकल गई, ट्रेन पकड़ी। और क्योंकि मैं बॉम्बे में थी तो बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन मुझे याद था कि वहाँ पर शायद मैंने लोगों को बैठे हुए देखा है, सोते हुए देखा है, तो मुझे समहाउ ऐसा लगा कि वहाँ जाकर शायद मैं रह सकती हूँ। और बस वहाँ पहुँच गई। ना घर, ना खाने के लिए कुछ, ना ही कोई समझ, बिकॉज़ ना एजुकेशन कुछ पूरी हुई थी। बहुत यंग थी मैं। बहुत डरी हुई थी उस समय। एंड 2 दिन मैंने वहाँ काटे। और उसके बाद वहाँ से बस जो सफ़र शुरू हुआ, वहाँ से मुझे पता चला कि आप डोर टू डोर सेल्स का एक काम होता है, जहाँ पर डेली बेसिस पे सैलरी नहीं मिलती। और सैलरी तो मुझे कोई जॉब दे भी नहीं सकता था बिकॉज़ ना कोई क्वालिफ़िकेशन थी और ना ही कुछ आता था उस उम्र में। बस एक डोर टू डोर सेल के बारे में सुना, जहाँ पर मैं जैसे कोस्टर्स, फ़िनाइल, चाकू, ऐसी चीज़ें बेचनी होती हैं घर-घर जाकर। वहाँ से शुरुआत करी। एंड बहुत ही कठिन था बिकॉज़ मैं अकेली थी और आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। मुझे याद है इनफैक्ट पहली रात जो मेरी स्टेशन पे गुज़री, उस समय जब मैंने पहला लाइक वड़ा पाव खरीदा और जो पैसे मैंने दिए, उसमें बस मुझे लगा कि ये पैसे खत्म हो जाएँगे और मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तो वहाँ से शुरू कर हर फिर उसके बाद जब एक पहली जॉब मिली, वहाँ पर काम किया, मैंने एक वेट्रेस की तरह काम किया। उसके बाद मैं हर रिसेप्शनिस्ट की तरह काम किया। हर लेवल पर मैं सीखती जा रही थी और बस आगे बढ़ती जा रही थी। आई थिंक वो एक जो विश्वास था कि नहीं मैं कर लूँगी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था मेरे अंदर। विश्वास बहुत ज़रूरी होता है और जिस तरह से आपने अपनी कहानी बयां की है, वाकई काफ़ी कठिन दौर से आप गुजरी होंगी। लेकिन देखिए वो कठिन दौर किस तरह आज आपके काम आ रहा है। आप करोड़ों महिलाओं को यहाँ पर प्रेरणा दे रही हैं, हमसे बात कर रही हैं। आपकी पहली कमाई कितने की थी चीनू?
मेरा जो पहला दिन था डोर टू डोर, पहले तो मैं शुरू करूँगी जो वो शुरू कैसे हुआ। जब मैं पहले घर में वो डोर टू डोर गई, तो जैसे ही वो लेडी ने ना मेरे हाथ में एक बड़ा-सा बैग, वो फ़िनाइल की बॉटल वो सब देखी, उसने बस मेरे चेहरे पर ना वो डोर ऐसे बैंग कर दिया और बोला जाओ यहाँ से। तो अब खाना नहीं खाया था, घर से बाहर थी, बस ऑलमोस्ट टूट गई थी, मतलब उस समय कोई हिम्मत बाकी नहीं बची थी। बट ये था कि ज़िद थी, अ, वापस मुड़ के नहीं देखना था, वापस नहीं जाना था, तो बस 2-3 घंटे रोई, वो डोर स्लैम के बाद, और वापस उठी और बोला कि अगर ये नहीं कर पाई तो घर वापस जाना पड़ेगा। तो जब आपके पास प्लान बी नहीं होता है कि मतलब घर वापस नहीं जाना है, ये ठान लिया है, तो बस 1, 2, 3 पता नहीं 50-60 डोरबेल बजाई होगी उस दिन, और मैंने 3 पीस बेचे और मैंने ₹60 कमाए। तो उस ₹60 से मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू करी थी। देखिए, यही होता है जब ज़िंदगी आपके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ती है ना, तब मजबूत होकर दृढ़ता से आगे बढ़ने के अलावा आपके पास और कोई विकल्प होता नहीं है। और देखिए, ₹60 की वो कमाई और आज आप करोड़ों कमा रही हैं। तो ये जो आपका सफ़र रहा है, अब इसकी बात करते हैं जो आप मौजूदा समय में काम करती हैं। ज्वेलरी की ओर आपने कदम कैसे बढ़ाया? कैसे इस कहानी में इस तरह का ट्विस्ट आया कि आप बहुत बड़ा ब्रांड बन गई? तो उसके बाद स्ट्रगल्स चलते रहे, बट हर समय मैं बस आगे बढ़ती रही। और थोड़ा टाइम फास्ट फॉरवर्ड करूंगी मैं इसमें। और उसके बाद जब मेरी शादी हुई, तो मैं उसके बाद मैंने एक ब्यूटिशियन का कोर्स किया, तो मैं घर में सैलून चलाती थी। तो मैं लोगों के खुद पेडिक्योर मैनिक्योर खुद बैठ के करती थी। और उस समय ही मैंने सोचा कि मैं बॉम्बे जाकर एक कोई मेकअप कोर्स करती हूँ, तो उससे शायद मेरी इनकम थोड़ी बढ़ जाएगी। और जब मैं वो मेकअप कोर्स करने गई, तो वहाँ पर भरत एंड डोरिस गई थी मैं बॉम्बे में, तो वहाँ पे मुझे कुछ मॉडल्स मिली, कुछ मेकअप आर्टिस्ट मिले। फिर उनमें से किसी ने मुझे बोला कि तुम इतनी खूबसूरत लगती हो, तुम मिसेस इंडिया में क्यों नहीं जाती हो? और मेरी लाइफ तो बस खाना मिल जाए, उसी बहुत साल गुज़र गए थे कि सिर्फ़ घर से टाइम से खाना मिल जाए, कंफर्टेबली एक शूज़ खरीद लूँ, बहुत बेसिक मैं अपने एंड्स मीट करने के लिए काम करती थी। फिर जब ये सुना तो बहुत बहुत एक्साइटिंग लगा कि अरे ऐसा भी कुछ होता है। तो जब मैंने पार्टिसिपेट किया, सिलेक्ट हो गई। वहाँ पर जब मैंने देखा कि फैशन ज्वेलरी कैसे एक पूरे लुक को बिल्कुल कंप्लीट कर देती है ना, उभार देती है। कैसे आपने एक बहुत ही सुंदर सा चिकनकारी या कोई बहुत ही सुंदर सा कोई सूट पहना है, और आप जैसे ही उस पे एक सुंदर सा इयररिंग पहनोगे, तो आपका पूरा लुक उभर जाएगा। और ये बस मेरे दिल में बैठ बात गई, बस वो बात रह गई मुझ में कि यार कितना सुंदर लगता है ज्वेलरी। और ये ऑल्सो ये मेरे लिए बहुत खास इसलिए था क्योंकि उससे पहले तो मैंने फैशन कभी ना देखा था, और इतना ना कभी अफोर्ड कर सकती थी। पसंद बहुत था, बट इतना करीब तो कभी पहुंची नहीं। तो ये सोच जब देखी, उसके बाद जब उसके बाद मैं कुछ शुरू करना चाह रही थी कि क्या कर सकती हूँ, तो ये एक था थॉट कि कहीं न कहीं ज्वेलरी बहुत सुंदर आपका लुक कंप्लीट करती है। और मुझे पर्सनली उसके बाद ज्वेलरी पहनने का इतना शौक हो गया, और जब भी मैं ज्वेलरी लेने मार्केट जाती थी, तो मैं देखती थी कि ज्वेलरी एकदम स्क्रैटर्ड थी। मतलब दिल्ली के वो बड़ी चाँद बालियाँ, दिल्ली के वो सुंदर झुमके, साउथ में वो इतने सुंदर टेम्पल नेकलेसेस होते हैं, और बॉम्बे तो कोलाबा कहीं न तो कहीं हम चीनू हम सबका। ये कह सकते हैं तो कहीं न कहीं चीनू हम ये कह सकते हैं कि आपने अपने शौक को पहचाना और उस जगह तक पहुंचने के लिए आपने काफ़ी बड़ा सफ़र तय किया, काफ़ी कठिनाई वाला सफ़र तय किया, लेकिन कहीं न कहीं आपने उस चीज़ को पहचान लिया जिसमें आपका मन लगा, जिसमें आपको खुशी मिली। और देखिए, अगर आपको जो काम पसंद है वो आपकी खुशी भी है, तो उसमें सफलता और कमाई अपने आप आपके साथ आती है। लेकिन अब वो तमाम महिलाएं जो कि शायद एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, इस तरह के सपने देखती हैं, उनके लिए एक छोटी सी सलाह अगर आप देना चाहें तो वो क्या देंगी? 2
2 चीज़ें बोलूँगी मैं कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम को बहुत उतनी ही अहमियत दें जितने आप अपने घर घर लाइक हस्बैंड के या फैमिली के बाकी के मेंबर्स के काम को जो अहमियत मिलती है, वही अहमियत आप अपने काम को दें। अपने आस-पास के लोगों से बात करें कि ये मैं हॉबी की तरह नहीं कर रही हूँ या ये मैं टाइम पास करने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं एक सीरियस बिज़नेस करना चाहती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है और क्योंकि मैं एक मदर भी हूँ, तो मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों से भी ये बात करें। उनको ये बताएँ कि आप एक सपने पे काम कर रही हैं और शायद आप हर समय उनके लिए अवेलेबल नहीं होंगी। तो ये जब आप एक सपोर्ट सिस्टम अपने आस-पास क्रिएट करेंगी, तो उससे अपने आप आपको वो अहमियत अपने काम को आप दे पाएँगे और आपके आस-पास के लोग भी उस इम्पोर्टेंस को समझेंगे। तो वो एक बहुत ज़रूरी है एंड सबसे बड़ी बात जो मेरी लाइफ में मैंने सीखी है, क्योंकि ₹60 से आज मैं जहाँ पर हूँ, वो ये है कि गिव अप नहीं करना है। आपको हर समय सिर्फ़ एक है, छोटे कदम होंगे कोई बात नहीं, बस आगे बढ़ते रहना है। ना वहाँ रहना है जहाँ आप हैं और बस छोड़ना तो बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पर गिव अप नहीं करना है, एक ज़िद और एक जुनून जो आपके अंदर है उसे लेकर बस आगे बढ़ते रहना है। सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन जब आप सफ़र तय कर रहे होंगे तो उस दरमियान आप बहुत कुछ सीखेंगे और इसका फ़ायदा जो है आपको आने वाले वक्त में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद चीनू, आपने समय निकाला और हमारे तमाम दर्शकों को प्रेरणा दी। थैंक यू, थैंक हम लोग की एक चलिए तो यहाँ पर हम रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर, जहां पर हम देख रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को लेकर बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ राजेश गोपीनाथन ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है और उनकी जगह पर अब नए सीईओ